नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। बात करूंगा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के ऊपर। तो एक एक क्या क्या आज हमारे लिए रूपरेखा रहेगी, प्रश्नों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है भीमराव अम्बेडकर जी का। इस वर्ष उनका 67वां महापरिनिर्वाण दिवस था, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही सऊदी अरब भारत के मध्य में एक नया व्यापारिक संबंध के रूप में दिखाने के प्रयास कर रहा है। अभी हाल ही में तीसरा सबसे बड़ा हमारा व्यापारिक देश बन चुका है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिप्री द्वारा भी हाल ही में 100 शीर्ष कंपनियों की सूची जारी करी गई, इनमें भारत की भी कंपनियां शामिल हैं, उनके बारे में भी बात करनी है आज। और साथ ही साथ आईआईटी मद्रास ने सिंधुजा तकनीकी विकसित करी है, तो ये तकनीकी कैसे काम करती है वो समझेंगे। बीबीसी द्वारा टॉप 100 वुमेन सूची जारी करी गई, इनमें भारतीय महिलाएं कौन कौन हैं, कितनी महिलाएं हैं, किन कार्यों के लिए चयनित की गई हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। और साथ ही साथ आपका अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस संबंधित भी प्रश्न हम आपको आज इसमें इस सेशन के अंदर डिस्कस कराएंगे। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि विश्व बैंक ने बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है। तो ये ऋण किसके लिए दिया गया और किसे दिया गया, तो आपका उत्तर आएगा सबसे पहले कि पर्यावरण प्रबंधन के लिए, और दिया गया है बांग्लादेश को, दिया है विश्व बैंक के द्वारा। इस प्रश्न खबर को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में 1 दिसंबर के दिन वाशिंगटन, अर्थात जहाँ से इसका मुख्यालय है, वहाँ से वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किए हैं $250 मिलियन, और ये राशि जो जारी की है वो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के साथ साथ ये इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम तो चलाया ही चलाया जाएगा, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो, इसको ध्यान में रख करके जारी किया है विश्व बैंक ने। तो एक प्रश्न आपको विश्व बैंक से मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक की जो स्थापना होती है वो आमतौर पर 1944 में हुई है, लेकिन जो किताबों में दिखाया जाता है कि 1945 रीज़न क्या है, क्योंकि जो काम करना संस्था शुरू करती है वो 1945 से शुरू करती है, तो इसलिए इसकी स्थापना 1945 ही मान लेते हैं। दूसरी चीज़, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में ही है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। और डेविड मालपास वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो डेविड मालपास महोदय वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं, किसके, वर्ल्ड बैंक के। एक महिला हैं, उनका नाम आप लोग जरूर ध्यान रखना, अंशुला कांत। अंशुला कांत वर्तमान में इस विश्व बैंक के भीतर मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम कर रही हैं, जो कि इनका संबंध भारत से ही है। तो ये तो बात हो गई सारी विश्व बैंक के संदर्भ में। अब आपके लिए और इम्पॉर्टेंट बांग्लादेश से क्या क्या क्वेश्चंस निकल सकते हैं उनके बारे में बताने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को भारत में पढ़ाई से जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। उस प्रोग्राम का नाम था स्टडी इन इंडिया। तो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के लिए जो समिट की आयोजन किया गया था, उसका आयोजन कहाँ किया गया था पूछा जा सकता है। तो उसका आयोजन भी बांग्लादेश में ही किया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी हाल ही में यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, उन्हें एसडीजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाएगी। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि शेख हसीना एक बहुत बेहतर काम कर रही हैं आपके कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण में या अन्य पहलुओं के दृष्टिकोण में। बहरहाल एक क्वेश्चन और आपको मैं बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही एक संयंत्र बनाया जा रहा है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये बेसिकली रूस और भारत के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर, यहीं बांग्लादेश के भीतर। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें फादर ऑफ नेशन कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, यहाँ जिस तरीके से गांधी जी का एक योगदान है यहाँ पर, शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रपिता कहते हैं, वैसे ही फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ पर कहा जाता है। ये पहले राष्ट्रपति वहाँ पर थे, और साथ ही साथ बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष किया, और बाद में इनकी हत्या भी कर दी गई। तो इनके 100 साल हो गए हैं जयंती के, तो इसे मुजीबो बरसों के रूप में भारत और बांग्लादेश मना रहा है, माफ़ी चाहूँगा। तो इनके ऊपर एक फिल्म डायरेक्ट की जा रही है, मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन, इस प्रकार की फिल्म है, और इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं भारत के ही डायरेक्टर श्याम बेनेगल। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, बांग्लादेश से रिलेटेड है, उनका संबंध भारत से है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं कि भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 ट्रेनें संचालित होती हैं, बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। मिताली अभी हाल ही में सबसे नई है, ये ध्यान रखना इस बात के बारे में। मिताली एक्सप्रेस सबसे नवीन एक्सप्रेस है जो कि इन देशों के मध्य में चलती है। तो उम्मीद है आपको इस बात के बारे में जानकारी रहेगी। त्रिपुरा के फैनी नदी के ऊपर, त्रिपुरा में फैनी ब्रिज के ऊपर एक पुल बनाया गया था, फैनी नदी के ऊपर। उस पुल का नाम था मैत्री ब्रिज। तो आप लोग मुझे एक बात बताइएगा कि मैत्री दिवस दोनों देश कब मनाते हैं। अभी हाल ही में दिसंबर में ही मनाया गया है। तो मैत्री दिवस मैत्री जो पुल बनाया गया है वो फैनी नदी पर बनाया गया है, और साथ ही साथ ये त्रिपुरा में बहने वाली नदी है, सहायक नदी है, दोनों देशों के मध्य में सीमा भी बनाती है। तो बहरहाल आप मुझे ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि मैत्री दिवस दोनों देश कब मनाते हैं। दिसंबर में ही मनाते हैं, तो जल्द ही आप बताएं। खैर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आईआईटी मद्रास ने समुद्री लहरों के माध्यम से अभी
बिजली बनाने का काम करने के लिए एक उपकरण का नाम बनाया है। इस उपकरण को उन्होंने सिंधुजा नाम दिया हुआ है। सिंधुजा का मतलब होता है समुद्र से उत्पन्न, और ये काम क्या करता है, ये समुद्र के भीतर एक प्रकार का उपकरण है, और ये उपकरण समुद्र के भीतर जा करके एक्चुअली इसका जो प्रयोग किया गया है वो तूतीकोरन में किया गया। अगर स्पष्ट शब्दों में बात करें तो तूतीकोरन में किया गया है। तूतीकोरन से 6 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर समुद्र में 20 मीटर की गहराई पर इसका प्रयोग किया गया है, और इससे ये एक प्रकार का एक इंटरनेशनल सारे स्टैंडर्ड को पूरा करता है ये उपकरण। अब एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन रहा है, ये भी एक मन में आना चाहिए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। क्योंकि भारत 2030 तक लक्ष्य ऑलरेडी रख चुका है कि हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं लगभग 50 गीगावाट विद्युत क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हम प्रयोग करेंगे। और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत आपको पता ही होने चाहिए, जैसे पवन ऊर्जा है, या जल ऊर्जा है, या ज्वारीय ऊर्जा है, या भूतापीय ऊर्जा है, इन सौर ऊर्जा है। ये ऐसे आपके ऊर्जा के स्रोत हैं जिन्हें आप नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं या रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्स कहते हैं। तो ऑलरेडी भारत सरकार कटिबद्ध है 2030 तक के लिए, तो इसके बारे में ध्यान रखना। IIT मद्रास ने बनाया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी ही बनेगा। IIT मद्रास से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कोविड-19 के ड्यूरेशन में IIT मद्रास ने पोर्टेबल हॉस्पिटल का निर्माण किया था। तो पोर्टेबल जो हॉस्पिटल हैं उनका निर्माण करने वाली, पोर्टेबल हॉस्पिटल का निर्माण करने वाली IIT का नाम क्या था, तो IIT मद्रास ही था। और कल मैंने आपको करंट अफेयर में कराया था कि मद्रास हाईकोर्ट ने मोबाइल फ़ोन के ऊपर प्रयोग में बंद कर दिया है मंदिरों में, और कहा है कि प्रत्येक मंदिर परिसर जो है अपने अंदर एक लॉकर व्यवस्था करेगा, और ये राज्य सरकार को निर्देश भी दिए हैं। तो आशा करूँगा आपको जानकारी रहेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बात चलते हैं। 2022 में चीन और अमेरिका के बाद सऊदी अरब भारत का तीसरा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। यानी कि जो क्रमशः चीन और अमेरिका हैं, चीन और अमेरिका आमतौर पर अगर आपको देखने को मिलेंगे, इनका ट्रेड घटता और बढ़ता रहता है, इसलिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान में चीन फिर से नंबर 1 पर आ गया है और अमेरिका नंबर 2 पर पहुंच गया है। अभी भारत और सऊदी अरबिया के मध्य में अभी जो 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा, वर्तमान की दशाओं की बात करें, इन दो ड्यूरेशन में अभी हाल ही में हमने लगभग 72.8 बिलियन डॉलर का यहाँ पर दोनों देशों के मध्य में ट्रेड हुआ है। तो इसलिए जो सऊदी अरबिया है ये तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हमारा बन चुका है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जरूरी प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि BBC ने दुनिया की शीर्ष 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीयों को रखा हुआ है। तो जो 100 टॉप चुनी गई, इनमें से 4 भारतीय कौन कौन से हैं, ये जरूर प्रश्न आ सकता है कि टॉप 100 में से भारतीय कौन कौन। तो एक चेहरा तो आप यहाँ पहचान पा रहे होंगे, ये चेहरा है प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा के बारे में आप जानते हैं, अभिनेत्री हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य भी करती हैं। दूसरी हैं गीतांजलि श्री। अब गीतांजलि श्री अभी चर्चा में किस लिए आई थी, आपको पता है कि गीतांजलि श्री अभी चर्चा में आई थी अपने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए, रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। तो इसलिए हिंदी भाषा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था कि हिंदी भाषा के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से आती हैं, तो इसलिए ये प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इनका संबंध कहाँ से है। तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से इनका संबंध है गीतांजलि श्री का। ये तो दूसरा व्यक्ति हो गया आपके लिए। तीसरे हैं आपके सिरिसा बांदला। तो सिरिसा बांदला को एक अवार्ड क्यों दिया गया है, तो पहले मैं लिख लूँ आपको सिरिसा बांदला के बारे में। सिरिसा बांदला को इसलिए दिया गया ये अवार्ड क्योंकि ये एविएशन इंजीनियर हैं, और अगर आपको ठीक ढंग से याद हो तो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद ये तीसरी भारतीय मूल की व्यक्ति थी या भारतीय महिला थी जो कह सकते हैं अंतरिक्ष की यात्रा पर थी। एक निजी कंपनी है अमेरिका की वर्जिन गैलेक्टिक ने सिरिसा बांदला को क्या किया था, अंतरिक्ष में भेजने का अवसर प्रदान किया था। तो सिरिसा बांदला वो महिला हैं। चौथी और अंतिम महिला हैं आपके लिए स्नेहा जावले जो हैं ये एक आपके कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्त्री हैं, और लगभग 10 साल से ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में या अन्य भागों में सामाजिक कार्यों के योगदान दे रही हैं। तो ये 4 महिलाओं के नाम आप जरूर ध्यान रखना, प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, सिरिसा बांदला और स्नेहा जावले। ये कुल 4 महिलाएं हैं जो कि शीर्ष 100 में चुनी गई हैं, किसके भीतर, BBC के द्वारा। खैर आगे बढ़ते हैं। सिप्री ने अभी हाल ही में 100 हथियार निर्माण कंपनियों की सूची जारी करी है, और इस सूची में भारत की 2 ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। तो वो 2 कंपनियां कौन हैं जो कि हथियार निर्माण में योगदान दे रही हैं भारत के भीतर, और सिप्री की अभी जो हाल ही में सिप्री की ईयर बुक 2022 जारी करी, उसमें स्थान भी बनाया उन कंपनियों ने। तो चलिए देख लेते हैं कि इंडिया मिलिट्री इक्विपमेंट मेकिंग के लिए अभी हाल ही में जो 2 कंपनियाँ हैं जानी जाती हैं, एक तो HAL और दूसरी है BEL। ये इम्प्रूव देयर रैंकिंग इन टॉप 100 आर्म मेकिंग इन वर्ल्ड।
तो ये हथियार निर्माण में इन्होंने अपना योगदान निभाया हुआ है। अगर मैं बात करूं कंपनियों के बारे में तो यूएस कंपनीज डिड $299 बिलियन का सेल किया है, चाइना ने $109 बिलियन का सेल किया है। तो ये टॉप 100 में कहीं ना कहीं मामला एक है इंपॉर्टेंट, यानी कि दो ये शीर्ष देश हैं। अगर मैं कंपनी विशेष की बात करूं तो इन टॉप 100 कंपनियों में 40 कंपनियां जो टोटली हैं वो हैं यूएस की, 8 कंपनियां हैं वो अमेरिका, माफ़ी चाहूँगा चाइना की, रियली सॉरी फॉर दिस, चाइना की हैं, और साथ ही साथ 2 कंपनियां कहाँ की हैं, भारत की हैं। टॉप फाइव में भी अमेरिका की ही आपकी कंपनियां हैं। तो ये ध्यान रखना कि अमेरिका सबसे ज़्यादा हथियार निर्माण वाली कंपनियों के रूप में जाना जाता है। ये रिपोर्ट किसने जारी करी? ये रिपोर्ट सिप्री ने जारी करी। सिप्री का फुल फॉर्म कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय भी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। स्टॉकहोम में प्रॉपरली नहीं है, स्टॉकहोम के पास एक जगह पड़ती है सोलाना, तो सोलाना में इसका मुख्यालय है। और सिप्री की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1966 में, 1966 में। 1966 से अगर याद रख सकें तो एडीबी की स्थापना भी 1966 में ही हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। देखिए, महापरिनिर्वाण जो होता है वो पुण्यतिथि को कहते हैं या उनके देहावसान के समय को कहते हैं। आमतौर पर जो बौद्ध धर्मी व्यक्ति होते हैं वो जब उनके अपने प्राण त्यागते हैं उन्हें महापरिनिर्वाण ही कहा जाता है। लेकिन मूल महापरिनिर्वाण जो दिवस कहा जाता है वो महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को कहा जाता है मूल महापरिनिर्वाण। तो 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया था। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो सकती है कि इनके जो समाधि है वो किस नाम से जानी जाती है? तो चैत्य भूमि के नाम से, चैत्य भूमि के नाम से इनकी समाधि को जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र में ही है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था मरणोपरांत। और साथ ही साथ ध्यान रखना, एक पुस्तक थी जो ये ठीक मरने से पहले इन्होंने पूरी की थी। उस किताब का नाम था द बुद्धा एंड हिज धर्म, द बुद्धा एंड हिज धर्मा। तो ये ध्यान रखना, ये अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बताइए कौन सी ऐसी पुस्तक थी जिसे पूरा करने के ठीक बाद भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया था, तो ध्यान रखना भीमराव अंबेडकर जी का जो निधन हुआ था द बुद्धा एंड हिज धर्मा पुस्तक को लिखने के तुरंत बाद हो गया था। तो अंतिम पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखना इस बात के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। तो ये क्या है? आर्म फोर्स फ्लैग डे, इसके बारे में पूरी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा डेटा यहाँ से नीचे से देख लेते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। देखिए, झंडा दिवस के रूप में यह सशस्त्र झंडा दिवस सशस्त्र सेना के कर्मियों के कल्याण हेतु भारत की जनता से धन संग्रह के प्रति समर्पित का एक दिन है। यह तिथि जो है वो 7 दिसंबर, इससे पहली बार जो शुरुआत करा गया वो 7 दिसंबर 1949 को की गई। ये तो एक छोटा सा इसका शॉर्ट इतिहास हो गया। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको अगर बताने का प्रयास करूं तो आपको पता है देश के पहले जो रक्षा मंत्री थे उनका नाम था बलदेव सिंह जी। बलदेव सिंह जी ने एक आह्वान किया, और आह्वान वो ऐसा था कि उन्होंने कहा कि देश के जनता से रिक्वेस्ट करी जाए या देश की जनता से इस बात को कहा जाए कि एक ऐसे फंड में योगदान करें जो कि सीधे सैनिकों के कल्याण से संबंधित हो, सैनिकों के लिए जरूरित हो। उसी के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता था। और इन्हीं की अध्यक्षता में या इन्हीं की काउंसिल में बलदेव समिति के द्वारा ही सशस्त्र सेना झंडा फंड की स्थापना करी गई। ठीक है, सशस्त्र सेना झंडा फंड की स्थापना करी गई। इस इसका जो फंड है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। तो कभी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सशस्त्र सेना झंडा फंड जो आता है उसके पीछे रूपरेखा तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उत्तर आएगा बलदेव सिंह। और ये जो फंड है इसके ऊपर नियंत्रण कौन करता है? तो इसके ऊपर रक्षा मंत्रालय नियंत्रण करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मनाया जाता है। तो यह दिन रक्षा कर्मियों के कल्याण या प्रबंधन के लिए धन के संग्रह या उपयोग के संदर्भ में है। आप भारत की जनता से एक आकांक्षा रखी जाती है, उनके समर्पण के लिए कुछ ना कुछ दान या कुछ कर सकते हैं। बहरहाल खैर आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो मनाया गया वो 7 दिसंबर को मनाया गया। अब महत्वपूर्ण बात है क्यों मनाया जाता है, तो सबसे पहले हम ये बात समझेंगे कि इसे 1996 में पहली बार मनाया गया था। 1996 में से पहली बार मनाया गया था। मनाने की रूपरेखा ये है कि दुनिया भर की एविएशन कंपनियां या दुनिया भर की उड़ान कंपनियां काम करती हैं और इन कंपनियों की जिम्मेदारी बनती है नागरिक की सुरक्षा हेतु। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1996 में इसी को ध्यान में रखते हुए इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा था। अगर मैं बात करूँ इस ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये इसका हेडक्वार्टर है आपका क्यूबेक शहर में। क्यूबेक कनाडा के भीतर ही, आमतौर पर इसे मॉन्ट्रियल शहर के भीतर का एक भाग मानते हैं। 193 मेंबर टोटल इसके भीतर हैं। संस्था के भीतर 193 मेंबर इस संस्था के भीतर हैं, 193।
ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बहरहाल आप बताएंगे कनाडा के भीतर 193 सदस्य हैं और इस दिन को 7 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए है, बहरहाल माफ़ी चाहूँगा, आज के लिए आपके लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।